हेलो बच्चों, नमस्कार। निर्माण अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और हमारे इस चैनल पर जीएस की क्लासें चल रही हैं और कल भी हमारी इतिहास की क्लास थी, आज भी हमारी इतिहास की क्लास है। तो हम इसमें देख रहे हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में हम इस समय देख रहे हैं मौर्य साम्राज्य। क्या देख रहे हैं? मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य देख रहे हैं और मौर्य साम्राज्य में हमने चंद्रगुप्त मौर्य पर चर्चा कर ली है। आगे हम जो अब चर्चा करेंगे वो हम करेंगे बिंदुसार पर। किसकी चर्चा करनी है अब हमें? बिंदुसार का। बिंदुसार, ठीक है। बिंदुसार, बिंदुसार कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो बिंदुसार की हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इसका टाइम पीरियड है 298 से लेके 273 ईसा पूर्व। 298 से लेके 273 ईसा पूर्व हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। आइए, तो सबसे पहले देखिए, जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र। जो बिंदुसार था तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र तथा अशोक का पिता था, ठीक है। अशोक का पिता था। पहला पॉइंट है इसके बारे में कि जो बिंदुसार था वो चंद्रगुप्त मौर्य का कौन था? पुत्र था, तथा अशोक का कौन था? पिता था। ये रहा हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। यूनानी इतिहासकारों ने इसको क्या नाम दिया है? तो यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटस नाम दिया है। क्या नाम दिया है? अमित्रोचेटस नाम दिया है। यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को क्या कहा है? तो बिंदुसार को कहा है अमित्रोचेटस कहा है। और अगर हम देखें इसका संस्कृत में अर्थ क्या मिलता है? अमित्रघात। इसका संस्कृत में अर्थ मिलता है अमित्रघात। जिसका अर्थ है शत्रुओं का विनाश करने वाला। शत्रुओं का विनाश करने वाला। इसका देखिए संस्कृत में अर्थ क्या होता है? अमित्रघात होता है, जिसका अर्थ क्या है? शत्रुओं का विनाश करने वाला, नाश करने वाला, ठीक है। परशिष्ट पर्वन एक ग्रंथ है, इसमें हमें जो है बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है, ठीक है। परशिष्ट पर्वन ये जैन ग्रंथ है। तो परशिष्ट पर्वन में बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है। याद रखिएगा, परशिष्ट पर्वन में बिंदुसार का नाम हमें क्या मिलता है? तो हमें परशिष्ट पर्वन बिंदुसार का नाम बिंदुसार मिलता है। आगे बात करेंगे, ठीक है। कि इसके समय क्या देखिए कि एक राजदूत आता है और सीरिया का जो शासक थे एंटियोकस प्रथम, ठीक है। तो इतना नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो बच्चों पढ़ते चलिए कि बहुत काम की चीज है आपकी। और देखिए पेट का जो है नोटिफिकेशन आ चुका है। तो सभी लोग जो अब देखिए पेट जो है आपका 3 साल के लिए मान्य है, ये भी थोड़ा सा याद रखिएगा। अब पेट को कितने साल के लिए मान्य कर दिया गया है? 3 साल के लिए पेट को मान्य कर दिया गया है।
और पेट की देखिए जो है नोटिफिकेशन वो आपका आ चुका है। तो पेट पहली बात देखिए ये 3 वर्ष के लिए मान्य है। कितने वर्ष के लिए मान्य है? तो 3 वर्ष के लिए मान्य है, 3 वर्ष के लिए मान्य है। दूसरा देखिए पेट का नोटिफिकेशन जो आ गया है, ठीक है। और ये जो फॉर्म भरा जाएगा तो ये आपका भरा जाएगा 14 मई से। 14 मई से फॉर्म जो है फिलअप होंगे। इसकी लास्ट डेट जो है 14 जून तक है। सभी लोग फॉर्म भरिएगा, ठीक है। और पेट के तहत, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो भी आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो पेट के तहत आती हैं। अभी तक 1 साल के लिए मान्य था, अब इसके कितने साल के लिए मान्य कर दिया गया? 3 वर्ष के लिए मान्य कर दिया गया है, ठीक है। हमारे यहाँ आपके जो है ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। पेट की ऑफलाइन कक्षाएं भी शुरू हो रही हैं। तो बहुत जल्दी जो है आपका जो है ऑफलाइन कक्षा यानी मंडे से आपकी शुरू होगी। सोमवार कक्षाएं आपकी शुरू होंगी। सोमवार मतलब 5 मई से आपकी कक्षाएं शुरू होंगी। और साथ ही साथ जो टाइम रहेगा क्लास का वो टाइम रहेगा शाम को 5 बजे। शाम 5 बजे से ये बैच शुरू होगा और 2 घंटे का बैच रहेगा। क्लास ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 2 घंटे रहेगी, ठीक है। क्लास ड्यूरेशन 2 घंटे रहेगी। और इसमें हम जो फीस की बात करें तो फीस हमारी कितनी रहेगी? फीस रहेगी आपकी 400 रुपये पर मंथ, 400 रुपये पर मंथ आपकी रहेगी। और अगर फुल पेड करना चाहते हैं आप जो है तो 1500 रुपये आपकी फुल पेड है। ये आपकी फुल पेड है कि 1500 रुपये आप फुल पेड कर दीजिए, फिर इसके बाद आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। 1500 आप फीस जमा करें, इसके अलावा फिर आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं रहेगी। सभी कक्षाएं चलाई जाएंगी। पेट को ध्यान में रखकर जो है देखिए इसमें जीएस का रोल ज्यादा है, तो पेट को ध्यान में रखते हुए सभी जीएस की क्लासें आपको मिलेंगी। साथ ही साथ आपको मैथ मिलेगी। मैथ में जो आपका डीआई चैप्टर है, डीआई से 20 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ से मिलेंगे। जो रीजनिंग में आपको 5 क्वेश्चन मिलते हैं वो भी आपको, तो पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो हिंदी है, ठीक है, हिंदी जो भी वो भी आपको जो है पढ़ाई जाएगी। तो कंप्लीट सिलेबस आपको मिलेगा, याद रखिएगा। और मंडे से यानी सोमवार 5 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है शाम को 5 बजे। तो जो बच्चे ऑफलाइन कक्षा में जुड़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन कक्षा में जुड़ सकते हैं, ठीक है। और इस कोचिंग का जो एड्रेस है वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। आप जो है बांदा जिले के अतर्रा शहर में, ठीक है, अतर्रा बांदा, ये आपका एड्रेस है, ठीक है। और आपका जो एड्रेस है वो आपका कहाँ है? ये लाई मंडी हनुमान पैलेस के सामने, हनुमान पैलेस के सामने, ठीक है। जिम सेंटर के बगल में, जिम सेंटर के बगल में ये आपके कोचिंग संस्थान का एड्रेस है। हनुमान पैलेस के सामने जिम सेंटर के बगल में लाई मंडी और अतर्रा बांदा डिस्ट्रिक्ट में जो अतर्रा शहर है। तो जो बच्चे ऑफलाइन कक्षा लेना चाहते हैं वो जुड़ सकते हैं हमसे। और ज़्यादा संपर्क आप चाहते हैं तो मोबाइल नंबर है हमारा 8858593204। यह हमारा मोबाइल नंबर है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये रही कुछ जानकारी ऑफलाइन कक्षा की, तो ध्यान दीजिएगा सभी लोग। आइए आगे हम बात करते हैं। हम बिंदुसार पर चर्चा कर रहे थे, तो बिंदुसार के बारे में हमने देखा कि इसका यूनानी इतिहासकारों ने इसका नाम क्या रखा है? अमित्रोचेटस। और संस्कृत में इसका जो नाम मिलता है, इसका अर्थ क्या? संस्कृत में इसका नाम मिलता है अमित्रघात। और इस अमित्रघात का जो आपका मतलब है, अर्थ है अमित्रघात का शत्रुओं का नाश करने वाला, ये हमें मिलता है। आगे हम देखेंगे कि सीरिया के जो शासक एंटियोकस प्रथम, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने राजदूत डाइमेकस, क्या नाम था? डाइमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बिंदुसार के
दरबार में भेजा। ठीक है, याद रखिएगा। एक और हमसे तो चंद्रगुप्त मौर्य, जैसे कल की कक्षा में शायद हमारा छूट गया था, तो मैं आपको याद दिला दूं कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो आने वाला आपका राजदूत था उसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। हमने कल पुस्तक देखी थी, इंडिका पुस्तक देखी थी, जिसने मेगास्थनीज ने लिखी है, तो उसी मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। लेकिन यहाँ याद रखिएगा कि सीरिया के शासक एंटिओकस प्रथम ने अपने राजदूत डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है, चलिए। और इसी यूनानी लेखक एक एथनियस ने क्या क्या कहा है कि बिंदुसार ने यहां पर जो है 3 चीजें मांगी थी। ठीक है, जो बिंदुसार था उसने क्या किया था? एंटिओकस प्रथम से 3 चीजों की मांग की थी। और ये इतिहासकार कौन है हमारे? तो ये इतिहासकार है हमारे, क्या कहते हैं? एथेनियस के अनुसार। किसके अनुसार? एथेनियस के अनुसार। एथेनियस के अनुसार 3 चीजें मांगी गई थी। 3 चीजें मांगी गई थी। ठीक है, 3 चीजें मांगी गई थी और बिंदुसार ने 3 चीजों की मांग की थी। पहला था आपका अंगूरी मदिरा। पहला उन्होंने क्या मांगा था? अंगूरी मदिरा। दूसरा उन्होंने क्या मांगा था? अंजीर। अंजीर क्या मांगा था? अंजीर। और तीसरा उन्होंने क्या मांगा था? यूनानी दार्शनिक। यूनानी दार्शनिक की मांग उन्होंने की थी। ये 3 चीजों की मांग बिंदुसार ने एंटिओकस प्रथम से किया था। ठीक है, कि अंगूरी मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। ठीक है, तो देखिए क्या है कि यहाँ पर जो एंटिओकस प्रथम ने क्या किया था? इन 2 चीजों की मांगों को एक्सेप्ट कर लिया था कि मैं आपको अंगूरी मदिरा और अंजीर दूंगा, पर यूनानी दार्शनिक का क्रय विक्रय हमारे यहाँ नहीं किया जाता है, तो मैं आपको यूनानी दार्शनिक नहीं दे पाऊंगा। ये जो है बातचीत की थी। यूनानी दार्शनिक को जो है मना कर दिया था देने से, कहा था कि क्रय विक्रय नहीं हो पाता है। ठीक है, चलिए। तो ये रहा बिंदुसार के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारी थी। तो बिंदुसार के बारे में हमने महत्वपूर्ण जानकारी हासिल कर ली, तो नोट कर लीजिएगा। अब हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक, और यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम पढ़ेंगे अशोक के बारे में। ठीक है, चलिए। तो पढ़ते चलिएगा, मेहनत करते चलिएगा, रिवीजन करिएगा। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही आपकी चीजें तैयार होंगी, और साथ ही साथ हमारे साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। आइए आगे बातचीत करेंगे। अब हम देखेंगे अशोक। अशोक के बारे में, मौर्य साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शासक अशोक के बारे में हम जो है पढ़ेंगे। और अशोक का टाइम पीरियड है आपका 273 से लेके 232 ईसा पूर्व। अशोक का जो टाइम पीरियड है वो 273 से लेके 232 ईसा पूर्व है। और देखेंगे कि अशोक ने क्या क्या काम किया और क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले कहा जाता है इसके बारे में कि बिंदुसार की 16 रानियों में, बिंदुसार की 16 रानियों से 101 पुत्र, 101 पुत्रों का जन्म हुआ। ठीक है, जिनमें एक कौन था? अशोक भी था। ठीक है, याद रखिएगा कि बिंदुसार की 16 रानियां थी और कितने पुत्र हुए? 101। यानी अशोक कितने भाई थे? तो 101 भाई थे। अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम था विगाताशोक। ठीक है, अशोक का एक ही अशोक का एक ही सगा भाई था। एक ही सगा भाई। ठीक है, एक ही सगा भाई। एक ही सगा भाई विगाता
विगाताशोक, ठीक है, था। याद रखिएगा कि अशोक का एक ही सगा भाई था जिसका नाम था विगाताशोक, ठीक है। ये जो है इसके बारे में याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं कि बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार, यहां पर हम चर्चा करेंगे बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार, बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की, अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी पर बैठा, ठीक है। ये बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार कहा गया है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी, गद्दी पर बैठा था, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखेंगे कि अशोक का सिंहासनारोहण, अशोक का सिंहासनारोहण 273 ईसा पूर्व, 273 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। जबकि राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। याद रखिएगा कि अशोक का जो सिंहासनारोहण था वो 273 ईसा पूर्व में हुआ था, जबकि राज्याभिषेक 4 वर्ष पश्चात 269 ईसा पूर्व में हुआ, ठीक है। अगला पॉइंट है, नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। चलिए नोट कर लिया होगा आपने। तो बच्चों ये क्लास आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ शेयर करिएगा अपने दोस्तों मित्रों के साथ, व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह। जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भी मोटिवेशन आएगा। और आप लोग लाइक वाइक थोड़ा सा कम करते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे लाइक करने में आप लोग कंजूसी कर रहे हैं। तो लाइक किया करिए, जो चीज़ ना समझ में आए उसे कमेंट बॉक्स में बताया करिए। थोड़ा सा बोलना सीखिए, थोड़ा सा प्रतिक्रिया जाहिर करना भी सीखिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है कि अशोकावदान माला में, अगला पॉइंट है अशोकावदान माला में अशोक की माता का नाम, अशोक की माता का नाम शुभद्रांगी था, ठीक है। अशोकावदान माला में अशोक की माता का नाम क्या मिलता है? शुभद्रांगी मिलता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बौद्ध ग्रंथों में अशोक की हमें कई पत्नियों का नामों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो उनकी पत्नियों के बारे में भी जान लेते हैं। तो बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। बौद्ध ग्रंथों में अशोक की कई पत्नियों का उल्लेख मिलता है। जैसे पहली हमारी असंघमित्रा, असंघमित्रा, पहली पत्नी का नाम क्या है? असंघमित्रा। दूसरा है महादेवी,
तीसरी पत्नी का नाम मिलता है पद्मावती, पद्मावती। ठीक है, तो यहां पर हमें नाम मिलता है असंघमित्रा, महादेवी, पद्मावती। ठीक है, और एक और जो है तिस्रक्षिता, एक और पत्नी का नाम है तिस्रक्षिता। तो हमें अशोक की कई पत्नियों का नाम मिलता है। कहाँ मिलता है? बौद्ध ग्रंथों में। जैसे ये नाम असंघमित्रा, महादेवी, पद्मावती और तिस्रक्षिता। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो जैसे अशोक का एक इलाहाबाद आपका अभिलेख है, ठीक है, उसे हम कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। वहां पर भी एक रानी जो है उनका भी उल्लेख मिलता है, उसकी भी हम चर्चा कर लें। ठीक है, अशोक के इलाहाबाद, अब वर्तमान में कहां है? इलाहाबाद। इसे हम क्या कहते हैं? कौशाम्बी अभिलेख कहते हैं। ठीक है, कौशाम्बी अभिलेख। कौशाम्बी अभिलेख में एक रानी करुवाकी, करुवाकी का उल्लेख मिलता है, ठीक है। अशोक के इलाहाबाद कौशाम्बी अभिलेख में एक जो रानी थी, यानी इनकी पत्नी थी, उसका हमें नाम करुवाकी मिलता है। ठीक है, और यहीं पर आपके कौशाम्बी अभिलेख में ही इनके एक पुत्र, ठीक है, यहीं पर एक पुत्र तीवर का उल्लेख मिलता है। यहीं पर एक पुत्र जिसका नाम क्या था? यहीं पर एक पुत्र तीवर, तीवर का उल्लेख मिलता है, तीवर का उल्लेख मिलता है। तो याद रखिएगा कि अशोक के इलाहाबाद या उसी कौशाम्बी अभिलेख, तो हमें कौशाम्बी अभिलेख में एक रानी करुवाकी का उल्लेख मिलता है और यहीं पर उनके पुत्र तीवर का भी उल्लेख मिलता है। ठीक है, चलिए तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों वीडियो को लाइक करिएगा, आप लोग लाइक वाइक करते रहिए, थोड़ा सा प्रतिक्रिया अपनी देते रहा करिए। ठीक है, इसका मतलब है कि आप देख रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, तो प्रतिक्रिया भी अपनी दिया करिए, लाइक भी किया करिए, साथ ही साथ शेयर भी किया करिए, कुछ प्रतिक्रिया जाहिर किया करिए। आप भी खामोश देखते रहें ऐसा कुछ नहीं, नोट करते चलिए, प्रतिक्रिया देते रहिए अपनी, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है, अशोक की एक सबसे प्रमुख उपाधि है, ठीक है, अशोक ने, ठीक है, अशोक ने देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी नामक उपाधि धारण की थी। ठीक है, याद रखिएगा कि अशोक ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो सबसे प्रमुख उपाधि थी इसकी देव नाम प्रिय प्रियदर्शी नामक उपाधि जो है इसने धारण की थी, सर्वाधिक लोकप्रिय। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा कि अशोक का नाम, अशोक का नाम अशोक का नाम अशोक उसके 4 अभिलेखों से मिलता है, उसके 4 अभिलेखों से मिलता है। ठीक है, जो अशोक का नाम है अशोक, वो हमें किन अभिलेखों से मिलता है? तो उसके 4 अभिलेख बताते हैं कि उसका नाम अशोक है। पहला है गुर्जरा, पहला गुर्जरा, और ये गुर्जरा है कहां? तो गुर्जरा है मध्य प्रदेश में। कहां है? मध्य प्रदेश में है। आप सभी जो है मध्य प्रदेश की राजधानी कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, दूसरा है मास्की, दूसरा है मास्की, और ये मास्की कहां है? ये है
कर्नाटक में, मास्की कहाँ है? कर्नाटक में। तीसरा है हमारा नेत्तूर। तीसरा हमारा कौन सा है? नेत्तूर। और नेत्तूर कहाँ है? ये भी कर्नाटक में है। कहाँ है? कर्नाटक में है। तो आप सभी जो है कर्नाटक की भी राजधानी बताएंगे, कर्नाटक की राजधानी कौन है। और चौथा है उड़ेगोलन। चौथा हमारा कौन सा है? उड़ेगोलन। और उड़ेगोलन भी कहाँ है? ये भी कर्नाटक में मौजूद है। ठीक है। तो अशोक का नाम, जो अशोक है उसके 4 अभिलेखों से मिलता है। और ये हमारा कौन सा है? तो गुर्जरा, मास्की, नेत्तूर और उड़ेगोलन, ये यहां से हमें जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। तो यहीं पर देखिए क्या है कि 1915 में सर्वप्रथम 1915 में मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। अशोक का नाम पढ़ा गया। ठीक है। तो सर्वप्रथम 1915 ईस्वी में मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ा गया। ठीक है, चलिए। और जो इनका अशोक का नाम पढ़ा वो किसने पढ़ा? तो याद रखिएगा, उनका नाम, इतिहासकार का नाम क्या है? वो है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने मास्की अभिलेख में अशोक का नाम पढ़ते हैं। ठीक है, तो कब पढ़ते हैं? 1915 ईस्वी में, जिनका नाम क्या था? जेम्स प्रिंसेप नाम था। ठीक है, याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो कुछ और पॉइंटों पर हम चर्चा करते हैं। तो बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूं कि नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, नोट्स के साथ साथ आप इनका रिवीजन भी करते रहिएगा। और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कुछ प्रतिक्रिया जाहिर किया करिए। जब तक आप कुछ प्रतिक्रिया जाहिर नहीं करेंगे तो फिर आपको चीजें जो है बस आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बस जैसे कहने का मतलब ऐसा है कि बस आपकी मजबूरी पे देखिए कोई काम मत करिएगा। जब भी कोई काम करिएगा तो दिल से काम करिएगा। जब आप किसी काम को दिल से करते हैं तो उसमें बड़ा मजा भी आता है, आपको आनंद भी आएगा काम करने में। कुल मिला के एक चीज याद रखिए कि अपने काम से प्यार करिए। और जब आप अपने काम से प्यार करते हैं तो फिर देखिए वो काम कैसे नहीं आपसे प्यार करेगा, क्योंकि आप काम से प्यार करते हैं तो भी आपसे भी प्यार करेगा। तो सीधी सी बात है कि काम से प्यार करिए, थोड़ा सा हौसला रखिए और धैर्य बना के रखिए, डिसिप्लिन में रखिए अपनी पढ़ाई को, तो आपको सफलता एक दिन जरूर मिलेगी। तो कोई भी काम करिए डिसिप्लिन के साथ करिए, डिसिप्लिन बहुत आवश्यक है। ठीक है, 2 चीजें मिलती हैं सफलता के दौरान, इन 2 चीजों को बहुत ध्यान में रखना आवश्यक है। एक है हमारा धैर्य, ये बहुत जरूरी है कि आप धैर्य बनाए रखिए। दूसरा है हमारा अनुशासन। लगभग दोनों समान है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लगभग अगर आप देखेंगे तो दोनों जो है बहुत नजदीकी हैं कि अगर आप धैर्य बना के रखते हैं, ठीक है, और दूसरा अनुशासन बना के रखते हैं, तो ये आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। अगर इनको बना के रखेंगे तो सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। सफलता का मूल मंत्र है, आप इसको बना लीजिए, टारगेट बना लीजिए। ठीक है, कि सफलता का मूल मंत्र, ये आपके 2 मंत्र हैं। ठीक है, इनको जीवन में बना के रखेंगे ना आप, तो समझिए कि जीवन में बहुत आगे जाएंगे। सबसे पहली जरूरी चीज है धैर्य बना के रखिए कि मिलेगा, अपना भी टाइम आएगा, लगे रहिए उस काम में, बार बार वही काम करना है, बार बार वही काम करना है, तो धैर्य बना के रखिए। दूसरा है अनुशासन। अनुशासन आपको ये सिखाता है कि आपने जैसे कोई टारगेट बनाया, कोई लक्ष्य बनाया है, तो उस पर एक टक फोकस करके रखना है, किसी और चीज पे हमारा मन जो है ना भटके, तो भटकाव ना हो और रेगुलर उस काम को करने का हमें जो है जुनून अंदर से मिलता रहे। ये हमारा अनुशासन है कि रेगुलर उस काम को करना है। डेली अगर आप जो है 8 घंटे समय देते हैं अपनी पढ़ाई को, तो डेली 8 घंटे दीजिए, कि जब तक कोई ऐसी समस्या ना आए कि छोटी मोटी समस्याओं को आप जो है दरकिनार किया करिए। समस्याओं से घबराइए मत, आप समस्याओं से घबरा जाएंगे, समस्या आपको खा जाएगी। तो समस्या का समाधान करना है, उससे टकराइए। तो याद रखिएगा, तो ये 2 चीजें आपके जीवन में बहुत जरूरी हैं। चलिए
आगे बढ़ते हैं। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं बच्चों, रिवीजन करते रहेगा, थोड़ा प्रतिक्रिया भी अपनी दिया करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए आगे देखेंगे। तो अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में, 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया, ठीक है, और विजय प्राप्त की, ठीक है। याद रखिएगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर क्या करता है, आक्रमण करता है और विजय प्राप्त करता है, ठीक है। इस युद्ध की जो जानकारी है वो हमें कहां से मिलती है, ठीक है, इसमें भी अगला पॉइंट लिख लीजिएगा। इस युद्ध की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है। इस युद्ध की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त होती है, ठीक है। याद रखिएगा कि इस युद्ध की यानी कलिंग युद्ध की जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलती है। और इसी युद्ध के बाद जो 261 ईसा पूर्व में आपका युद्ध होता है, कौन सा, कलिंग का युद्ध होता है, इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे, तो उन सब हत्याओं को देखकर अशोक का हृदय क्या हुआ, परिवर्तन हो गया। और इसी युद्ध के बाद वो क्या करता है कि युद्ध नीति को छोड़कर वो किस पर आ जाता है, धम्म नीति पर आ जाता है, ठीक है। तो यहां से याद रखिएगा और हम यहीं से अब जो है और डिटेल जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ जो हमें इस युद्ध की जानकारी है अशोक के हमें 13वें शिलालेख से भी मिलती है। ये भी एक पॉइंट महत्वपूर्ण है कि अशोक के 13वें शिलालेख से इस युद्ध की जानकारी मिलती है, ठीक है। इस युद्ध की जानकारी मिलती है, अशोक के 13वें शिलालेख से भी हमें इस युद्ध की जानकारी मिलती है। और कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने क्या किया, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। इस युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, ठीक है। और साथ ही साथ एक इतिहासकार है ह्वेनसांग, ठीक है। ह्वेनसांग के अनुसार, ह्वेनसांग किसके काल में आता है, ठीक है। ह्वेनसांग हम देखेंगे कि जो ह्वेनसांग है वो आपका जो है हमारा किसके काल में आता है, तो अशोक के काल में जो है हमारा आता है, ठीक है। तो ह्वेनसांग के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में उपगुप्त ने दीक्षित किया, यानी शिक्षा दी। किसने शिक्षा दी, तो उपगुप्त ने बौद्ध धर्म की शिक्षा किसको दी, अशोक की दी, उपगुप्त ने। ये भी याद रखिएगा कि ह्वेनसांग के अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किसने किया, तो उपगुप्त ने किया, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहां रही अशोक के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जो अशोक के जीवन परिचय संबंधी कुछ और हमने जो है की पॉइंट हमने देखा। अब यहां से हम जो आगे बढ़ेंगे वो हम देखेंगे मौर्यों का केंद्रीय प्रशासन के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ जो है हम सैन्य व्यवस्था देखेंगे, अभिलेखों पर भी चर्चा करेंगे, अशोक के प्रमुख अभिलेख भी इसमें शामिल करेंगे। तो आज हमने अशोक के बारे में बेसिक जानकारी इकट्ठा की। कल की क्लास में, अब कल की क्लास यानी जब भी अगली इतिहास की क्लास होगी
तो मौर्यों के प्रशासन, सैन्य व्यवस्था, अशोक के शिलालेखों के बारे में हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे, जब भी हमारी अगली क्लास इतिहास की होगी, यानी अब जो है अगले शुक्रवार को हमारी इतिहास की क्लास होगी। तो कल हमारे संडे है, और संडे को इस बार जरूर साइंस की क्लास होगी, बायोलॉजी क्लास होगी, और बायोलॉजी में कोई एक महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लेके आएंगे। तो मिलते हैं आपसे अब कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।